मेरा जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट है ना वो मेरे को व्हाट्सअप कर दो एक बार। मेरे पास ये पुरानी वाली सीट है, इसमें है नहीं क्वेश्चन। If the tension in a cable of 1000 kg elevator is 1000 kg weight, then the elevator may be at rest or in uniform motion. फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ना बेटा। सर इसका अगर एफबीडी बनाएंगे हम, देखिए ये एक एलिवेटर है, इसके ऊपर यहाँ पे रस्सी है, इस रस्सी का टेंशन जो है वो इसके वेट के बराबर है, ये बोल रहा है 1000 kg वेट है ना, mg mg के बराबर ही टेंशन है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा। अब एक्सेलेरेशन जीरो है सर तो यहाँ अपन ये हमने थोड़ी बोल सकते हैं कि रेस्ट पे है, ये भी हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, राइट। यस और ये भी हो सकता है कि ये रेस्ट बट पे हो, लेकिन एक्सेलेरेशन जीरो है इसका, ये बात कंफर्म है, क्योंकि इसका नेट फोर्स जीरो है, जितना ऊपर टेंशन है उतना नीचे वेट है, राइट। ओके सर। अच्छा हाँ यस इक्विलिब्रियम। हाँ जी। नहीं सर, सर मुझे लगा इक्विलिब्रियम में नहीं है तो मैं सॉल्व करने बैठ गया था। इक्विलिब्रियम पे है ना ये, या तो डायनामिक हाँ इक्विलिब्रियम वो होगा बाद में या देख। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। यस सर। हाँ। 7 kg एंड 5 kg के ब्लॉक हैवी रस्सी से जुड़े हैं, 4 kg, an upward force of 200 Newton is applied as shown in the diagram. If the tension in the rope top of the heavy rope is P, then 10 P is 10x. Find the value of x. ये 7 kg की रोप है, 7 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे 4 kg की रस्सी हो गई और नीचे 5 kg का ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसमें ऊपर लग रहा है 200 न्यूटन। अपने को बताना है कि इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। पहले पूरे को सिस्टम ले लो, एक्सेलेरेशन निकाल लो इसका। पूरे हाँ सिस्टम सर पे वो नीचे की निकाल ओर वेट लग रहा है 5g, 200 लगाया बाई सबने ये 16। यस सर। 4g एंड 7g, 16g हो गया, 160 हो गया, तो 200 माइनस 160 अपॉन में टोटल मास 5 4 9 7 16। ये एक्सेलेरेशन हो गया बेटा, कितना आएगा ये 40/16, राइट। 20 5 से जाएगा 10 जा अपॉन 4 जा 5/2। 10/4 है ना, 5/2 एक्सेलेरेशन हो गया 5/2 पर। अब जिस पॉइंट पे आपको टेंशन निकालना है, आपने कहाँ निकालना है, यहाँ पे, तो मैंने बोला जहाँ पे टेंशन निकालना है वहां से सिस्टम को अलग ले लो। सही बात है बिल्कुल। इस रस्सी को और नीचे वाले ब्लॉक को अलग से कंसीडर कर लो। अब इस रस्सी को और नीचे वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, यहाँ की टेंशन चला रही है। ये 200 न्यूटन थोड़ी चला रहा है, ये 200 न्यूटन तो पूरे 7 kg पे लग रहा है। यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में नीचे वाले की बात करूँ, इसको तो टेंशन चला रही है, तो नीचे 5g और 4g और ऊपर टेंशन, तो टेंशन माइनस 90 इज इक्वल टू 9 इंटू 8। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई 90 प्लस 45/2, राइट। ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। यस सर। और कौन सा डाउट है भाई, कितने डाउट हैं। हो गया सर। चलिए लास्ट सर क्लास एक में कहाँ ईमेल तक डाउन पढ़ा है। भेज रहा हूँ। हाँ जी,
सर एक डाउट है भेज रहा हाँ भेजो ना फिर। सर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कंप्लीट हो गया था। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कंप्लीट हो गया था। लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था? सर वो एक्सेलरेशन वाला। एक सेकंड, बच्चे ने डाउट भेजा है। यूनिफॉर्म रोप ऑफ द लेंथ C1 by 5 meter is kept on a frictionless surface and force of 5 Newton is applied to one of its ends. ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखो ऐसा हो गया ना, ये रस्सी हो गई, इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया आपने, 5 मीटर की रस्सी है, मान लेते हैं इसका मास कैपिटल एम है, तो 5 न्यूटन का फोर्स एम मास को एक्सेलरेट कर रहा है ना, ये एक्सेलरेशन से, सही बात है। एफ बराबर एम इंटू ए। तो यहाँ से 1 मीटर दूर टेंशन बतानी है, तो जहाँ पे टेंशन बतानी है मैंने बोला कि वहां से सिस्टम को अलग कंसीडर कर लो, राइट। हूँ। वहां से सिस्टम को अलग कंसीडर कर लिया, तो ये हो गया 4 मीटर का रस्सी, और इसका मास कितना हो जाएगा 4m/5, क्योंकि 5 मीटर का मास एम है तो 4 मीटर का होगा m/5 × 4, और यहाँ पे टेंशन होगी 3। तो यहाँ से ए आप निकाल चुके हो, ए की वैल्यू आएगी 5/m, तो यहाँ से पी की वैल्यू आएगी 4m/5 इंटू ए, ए की वैल्यू आ जाएगी 5/m, राइट, 4 न्यूटन, है ना। यस। रस्सी में यहाँ पे टेंशन 4 न्यूटन आती है, राइट। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। चलिए लास्ट पेज का एक बार फोटो भेजना मेरे को, कल जो करवाया था। सर डीपी में डाउट है। डीपीपी के अपन करते हैं डिस्कस, पहले एक बार लास्ट पेज का फोटो भेजते हैं। डीपीपी कौन सा दिया था, 9, 10, 11 दिया था? 9 और 10 ही। सर 12 तक दिया था। 10, 11, 12 दिया होगा ना। हाँ सर। हाँ सर 10 to 12। 10, 11, 12 है ना। यस। चलिए ए 10 में डाउट बताइए। सर 9th वाले में डाउट। हाँ भाई, कोई डाउट है A10 में? 9th वाला। 9th वाला, 9th वाला कौन था? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स dx, ये वाला? नो सर। नो सर। A particle moving rectilinearly with a uniform acceleration 2 meters per second अरे square। A10 में पूछ रहे हो डीपी ना आप? भेजो। हाँ सर A10 में सर, वो हमारे में 9th में। मैं तो यार नई उसमें देख रहा हूँ डीपीपी में, उसमें भी क्वेश्चन भेजो, फिर मेरे को फोटो भेजो। हाँ सर। जो जो डाउट है मेरे को फोटो भेज दो भाई फटाफट।
The particle is moving rectilinearly with uniform acceleration 2 meter per second square. Crosses a point A with a velocity of 5 meter per second in the same direction as that of the acceleration. ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आ गई बेटा? कोई पॉइंट वगैरह सर पार्टिकल? यूज किया फॉर्मूला, हाँ, बट फिर भी आंसर नहीं आया सर। फॉर्मूला यूज करके किया बट पीछे से आंसर मैच नहीं हुआ। और इसका एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? 2 मीटर। यस। एक सेकंड बाद इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकंड इज n/3, ठीक है, तो एक सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 5 + 2 7 हो जाएगी। 7 शुड बी इक्वल टू n/3, n की वैल्यू 21 आ गई। सर मुझे भी 21 है बट पीछे सर 29 लिखा है। गलत है फिर वो, हाँ गलत सर है बस भाई, उतना ही था। 27 लिखा पीछे। गलत है, गलत। ओके सर बस फिर हो गया। बस यही था। A11 A12 कोई डाउट है? सर वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या कंप्लीट नहीं हुआ बेटा? हाँ सर वो सर थोड़ा कंप्लीट हुआ सर, DPP कल ही क्लास थी ना। बाकी है थोड़ा। स्ट्रिंग कंस्टेंट? इस सर डीपीपी करना बाकी नहीं सर, सर, बस कल ही DPP होमवर्क दिया का। था। अच्छा, डीपीपी आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, ये बोल रहे हो आप? हाँ सर। हाँ सर। क्या कारण, क्यों नहीं किया बेटा? इजी तो डीपीपी थी, जल्दी जल्दी हो जाती है, आप करते तो। सर वो तो हाँ? हो जाता बट सर थोड़ा मैथ्स का भी होमवर्क है तो बस तो बेटा जितना मैथ आएगा ना उतना ही फिजिक्स आएगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है? टीचर के अकॉर्डिंग काम मत किया करो। अभी कोई टीचर लाइट है, कोई टीचर टफ है, आप अपने करियर के अकॉर्डिंग काम किया तो, राइट? तो टीचर आपको कुछ नहीं कह रहा है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई टीचर बहुत पीछे है तो आप बहुत ठीक है, बढ़िया कर रहे हो। आप अपने करियर के अकॉर्डिंग काम किया करो कि आपके लिए क्या सही है। सब काम करने जरूरी है, मैथ्स भी करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो मत करो। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पे इक्वल ध्यान दो, राइट? यस सर। चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिए थे? एक बच्चे ने आपको अभी अभी फोटो फोटो भेजा। भेजा मेरे को, लेट मी सी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ 3m and m।
हाँ जी, करें सॉल्व। सॉल्व करूँ क्या? चलो एक बार ट्राई करो फटाफट। चलिए सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करूँ क्या? Yes. यस सर। 3n का एवरेज बना। इस रस्सी में टेंशन T मान लिया, तो ये रस्सी पूरी रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, है ना? इस वाली रस्सी में टेंशन कितना हो जाएगा? इस पुली के ऊपर 2T है, तो नीचे भी 2T होगा ना, क्योंकि पुली मासलेस है। अरे हाँ है ना? कल करवाया था ना, ये जो पुली है इसके ऊपर 2T फोर्स लग रहा है, तो नीचे भी 2T लगना चाहिए। तो रस्सी में टेंशन क्या होना चाहिए? 2T होना। तो 3m का एबीडी बनाया, 3mg और ऊपर T। m का एबीडी बनाया, mg
यहाँ पे 2t और यहाँ पे 3। इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि नीचे की ओर a1 है। इसका एक्सेलरेशन आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो वैसे, तो मैं ऊपर की ओर मान लेता हूँ a2, राइट। तो ये आ जाएगा tmg। चलो आपको अगर ऐसा लग रहा है, मैं भी इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि सीखने को मिलेगा। in 3mg minus t should be equal to 3m into a, राइट, a1। और यहाँ से नीचे की ओर एक्सेलरेशन है तो नीचे वाला फोर्स को बड़ा मानता हूँ, mg minus 3t is equal to m into a, राइट। अरे हाँ यार, f net बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, f net बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, सही बात है गलत बात? अब आप देखिए, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। ये भी न्यूटन लॉ की इक्वेशन है जिसमें एफ नेट जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी न्यूटन लॉ की इक्वेशन है कि जिसमें भी एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। लेकिन वेरिएबल देखिए, टी भी नहीं पता, a1 भी नहीं पता, फिर टी, फिर a2, 3 वेरिएबल है, राइट, टी, a1 एंड a2। तो एक इक्वेशन और चाहिए, 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल काम नहीं चलेगा। एक इक्वेशन और बनेगी कंस्टेंट की, क्योंकि एनएलएम तो ही ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं, तो वो लगा दिया। तो तीसरी इक्वेशन कंस्टेंट की बनेगी, स्ट्रिंग कंस्टेंट। इसका एक्सेलरेशन आपने नीचे की ओर a2 मान रखा है, इसका एक्सेलरेशन आपने नीचे की ओर a1 मान रखा है। वैसे तो सर लॉजिकल एक बात का है कि ऊपर दोनों भी हो नीचे जाएगा। हाँ जी, हाँ सर, आप कह रहे थे मेरे को। कि वैसे तो लॉजिकल बात है कि दोनों नीचे कैसे जा सकते हैं, एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी हमने दोनों को नीचे मान लिया। जो भी ऊपर जा रहा होगा उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, राइट। मैंने नीचे माना है, और अगर a2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब a2 ऊपर जा रहा था, राइट। अरे हाँ है ना। यस सर। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कंस्टेंट लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये लेंथ होगी L1, ये होगी L2, ये होगी L3, ये होगी L4। L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश प्लस L3 डबल डैश प्लस L4 डबल डैश शुड बी इक्वल टू 0, राइट। हाँ जी, नहीं सर, मैं आगे का स्टेप बोल रहा हाँ, L1 डबल डैश की बात करें तो L1 देखिए नीचे a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है और ऊपर जो है वो 0 है। a1 से बढ़ रहा है, 0 से घट रहा है, राइट। L2 की बात करें तो ये 0 है, और ये जो है ठीक। ये नीचे जा रहा है a2 से। इसके साथ साथ ये पुली भी तो डायरेक्टली अटैच है, ये भी नीचे a2 से जा रही है, तो L2 का ये एंड भी a2 से जा रहा है, राइट। तो a2 माइनस 0। इसी तरीके से L3 के लिए भी ये एंड जो है वो a2 से जा रहा है, a2 माइनस 0। ये एंड भी a2 से जा रहा है, L4 का, a2 माइनस 0, राइट। यहाँ से हमारे पास आ गया a1 इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया ना। हूँ। ये तीसरी इक्वेशन बन गई। अब आप देखिए a1 की वैल्यू माइनस का 3 a2 रखो, 3mg माइनस t इज इक्वल टू 3m इंटू माइनस का 3 a2, और वो इक्वेशन है mg माइनस 3t इज इक्वल टू m इंटू a2, राइट। अब t को एलिमिनेट करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, है ना। इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना आएगा बताइए। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 8 mg, ये माइनस का 3t प्लस 3t 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 3 9 3 27 माइनस का 27, और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का 28 m8, राइट। अरे हाँ या ना। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8g अपॉन
28, that is 4 2 and 4 7 that is 20 by 7 meter per second square, right? सर नेगेटिव हाँ माइनस का आया, माइनस का आने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन आपने मानी थी वो रॉन्ग है, और ये जो ब्लॉक जो A2 आपने नीचे माना था वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, 20 by 7 मीटर पर सेकंड, राइट? अब A1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 3 इंटू माइनस का 20 by 7 दैट इज 60 by 7 मीटर पर सेकंड। ये पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो डायरेक्शन आपने मानी थी वो सही है। तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे आ रहा है, तो 60 by 7 मीटर पर सेकंड, राइट? तो कई बार इस तरीके से मिक्स वाला आ जाते हैं, स्ट्रिंग कंस्टेंट के और न्यूटन लॉ के दोनों के कंबाइन करके आगे ना, एनएलएम भी लग गया इसमें और स्ट्रिंग कंस्टेंट भी लग गया। तो इस तरीके से देखना पड़ता है कि जब वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो तो कोई ना कोई इक्वेशन कंस्टेंट की भी बन सकती है, राइट? समझ में आ रही हो बात? जी सर। मैंने एक आपको ऐसा क्वेश्चन करवा दिया था ना कि इस तरफ ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरफ ब्लॉक रखा हुआ है, बीच में पुली है, करवा दिया था ना ऐसा? यस चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूँ आपको। ये आदमी इस रस्सी को पकड़े हुए है और अपने खींचने से ही ये लिफ्ट और ये आदमी दोनों ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको गिवन है कि मास ऑफ मैन इज 60 kg and the mass of platform is 15 kg, right? तो क्वेश्चन ये है कि to get started he pulls the rope down with a force of 400 Newton. Find acceleration of platform as well as man. What force? चलो पहले ये वाला पार्ट को, पहले वाला ही इसको सॉल्व करो।
हाँ जी, सोल्व करते हैं इसको। आदमी 400 न्यूटन से इसको खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन बताना। हमें पता है कि ये प्लैंक और ये आदमी दोनों एक ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे, राइट? Yes, sir. तो ये रस्सी में पूरी में टेंशन कितनी होगी? यहाँ पे सब जगह 400 होगी, राइट? Yes, sir. तो ये 400 न्यूटन ऊपर लग रहा है और नीचे इनका वेट हो गया। बट मैन फोर्स खींच रहा है तो फोर्स नीचे लगना चाहिए ना। मैन इसको नीचे खींच रहा है, तो ये 400 नीचे होगा क्या? बताओ, यहाँ पे भी कोई फोर्स लगेगा क्या? मैन ने रस्सी को नीचे खींचा ना 400 से, तो मैन के हाथों पे भी 400 से रस्सी ने ऊपर की ओर फोर्स लगाया, यहाँ पे भी एक फोर्स है, राइट? यस सर। समझ में आ रही है बात? Yes, मैंने अपने sir. हाथों से रस्सी को नीचे खींचा, तो मैन के हाथों पे कुछ फोर्स नहीं लगेगा क्या ऊपर की ओर? मैन के हाथ पे भी फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रही है? रस्सी, क्योंकि मैन ने रस्सी पे लगाया। नहीं समझे क्या? समझा सर। ऊपर की ओर 800 न्यूटन फोर्स हो गया, नीचे की ओर 600 प्लस 150, 750। तो एफ नेट जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। एफ नेट हो गया 800 माइनस 750 इज इक्वल टू टोटल मास हो गया 75 इंटू जी इंटू ए। तो ये आ गया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? आगे चलो भाई। ओके यस। सेकंड पार्ट लिखो इस क्वेश्चन का। What force must be applied on the rope to achieve a upward speed of 1 meter per second in 1 second?
देखिए अगर उसको ये स्पीड अचीव करनी है 1 सेकंड में, उसका एक्सेलेरेशन होना चाहिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? ये एक्सेलेरेशन होना चाहिए। तो ऊपर की ओर अगर वो टी फोर्स लगाता है, अभी 400 नहीं लगा रहा है, अभी कुछ और फोर्स लगा रहा है टी, तो 2t माइनस 750 मस्ट बी इक्वल टू 75/1 आया ना? तो 2t की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 825 के बराबर। तो t की वैल्यू 825 बटा 412 समझ में आ रही है बात? तकलीफ है? आगे चलूं? What force must be applied to maintain his speed of 1 meter per second? Maintain his constant speed 1 meter per second. करो भाई, सोल्व करो। अगर उसको अपनी स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन रखना है 1 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट रखना है, तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए? 0। हमें पता है कि इससे 60 G और 15 G नीचे लग रहे हैं, तो इतना ही फोर्स ऊपर भी लगना चाहिए, 75 है ना? 75G नीचे लग रहा है, 750 नीचे लग रहा है, तो ये दोनों टेंशन मिला के भी कितनी होनी चाहिए? 750 होनी चाहिए। तो 2t शुड बी इक्वल टू 750। कितना आएगा? 376 ना? कम से कम इतना, इतने फोर्स से उसको खींचना पड़ेगा ताकि वो अपनी स्पीड को मेंटेन रख सके, राइट? यस समझेगा सभी बच्चे? Yes, sir. आगे चलता है। नेक्स्ट इज वेज कंस्टेंट। सर एक बार पीछे वाला स्लाइड। सर पिछला स्लाइड दिखाइए ना।
हाँ जी आगे चले। डन सर। वेज कंस्टेंट कब अप्लाई होता है? दो कंडीशन। सबसे पहले तो द कॉन्टेक्ट सरफेसिस मस्ट बी रिजिड। और दूसरी बात, द टू ऑब्जेक्ट मस्ट रिमेन इन कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। अब देखो कैसे। वेज कंस्टेंट का मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में है, ठीक है ना, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, एक मिनट होल्ड रखो। हम्म देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये हो गया, या फिर कोई और बढ़िया सा एग्जांपल ध्यान में नहीं आ रहा, एक मिनट रुको। जैसे अपन ये कर लेते हैं, देखिए कि ये एक कोई वेज है, ठीक है, और इस वेज पे एक हमारे पास यहाँ पे ऐसे रोड है जो इस वेज के ऊपर ऐसे टिकी हुई है, राइट, और दोनों सरफेस के बीच में है दीवार है, उसके दोनों साइड दीवार है, राइट। ठीक है ना। तो ये रोड जो है वो अपने वेट की वजह से नीचे आएगी, और वो जब अपने वेट की वजह से नीचे आएगी तो ये इधर जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? नहीं सर। ऐसा क्यों होगा? देखिए कि ये रोड जो है ये जब नीचे आएगी तो यहाँ पे जो वेज है उसको इधर प्रेस करेगी, राइट। अरे हाँ है ना। और जो उसने प्रेस किया उस नॉर्मल के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सही बात है बात। एक Yes. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल आएगा, और वर्टिकल में इस पे एक एमजी भी लग रहा है, तो नीचे से ग्राउंड एक नॉर्मल लगा देगा, तो ये वाला वर्टिकल और ये एमजी ये दोनों बैलेंस हो गए इस एन से। लेकिन इस एनएच को कौन बैलेंस करेगा? हॉरिजॉन्टल वाले को। इसलिए ये वेज जो है वो हॉरिजॉन्टल में मूव करने लग जाएगा। सही बात है बात। इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये नेट फोर्स आ गया हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन आ गया। वहीं इसकी बात करें
रोड की, तो रोड के नीचे वेट लगेगा और एक यहाँ पे नॉर्मल लगेगा। इस नॉर्मल के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर की ओर और एक इधर की ओर। अरे हाँ या ना? तो ये जो इधर वाला कंपोनेंट है इसको दीवार बैलेंस कर देगी, दीवार अपना नॉर्मल लगा देगी। सही बात है गलत बात? यहाँ पे दीवार है ना, वो अपना नॉर्मल लगा देगी, लेकिन ऊपर वाला इस mg से बैलेंस होगा नहीं, मतलब mg ज्यादा है उससे नॉर्मल से, इसलिए रोड नीचे आएगी। सही बात है गलत बात? अरे हाँ है ना? तो ये रोड तो नीचे आ रही है कुछ एक्सेलेरेशन a से, और ये इधर जा रहा है कुछ एक्सेलेरेशन b से। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रोड और ये वेज हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेंगे यहाँ पे। सही बात है गलत बात? तो जब ये कॉन्टेक्ट में रहेंगे और ये सरफेस रिजिड है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि the velocity, the component of velocity or acceleration, component of velocity or acceleration perpendicular to their common contact surface remains same। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे एक बात बताओ कि ये सरफेस जो है, ये सरफेस अगर इधर v वेलोसिटी से जा रही है, v1 से जा रही है, लेट अस सपोज इस तरफ, और ये वाली सरफेस जो इसके साथ दूसरी कांटेक्ट में थी, ये अगर यहाँ पे v2 से जा रही है, तो इनको कांटेक्ट में रहने के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ना। फॉर द टू सरफेस बी इन कांटेक्ट v1 मस्ट बी इक्वल टू v2। अरे हाँ या ना? क्योंकि अगर v2 ज्यादा हो गया तो ये सरफेस आगे निकल जाएगी, वो पीछे रह जाएगी, और अगर v1 ज्यादा हो गया तो वो इसको चीर फाड़ के निकल जाएगी। सही बात है गलत बात? या इसको Yes. दबा देगी नीचे वाली सरफेस को। अरे हाँ या ना बोलिए। हाँ सर। तो जो भी इनकी वेलोसिटी है, जैसे अब रोड इधर तो नहीं जा रही, रोड तो जा तो नीचे रही है, लेकिन उसका वो कंपोनेंट देखिए जो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये है कॉमन सरफेस, रेड लाइन, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, और इसी तरीके से ये जो सरफेस है वेज की, वो तो इधर जा रही है ना, इधर जा रही है वी डे से। इसका वो कंपोनेंट देखिए तो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसके दो कंपोनेंट हो गए वी डे से, एक तो सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला v2 है। अरे हाँ है ना? Yes. सुनने यस मेरी बात? सर। ये जा तो इधर रही है वी डे से, इसका वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अरे हाँ या ना? ये है वेज कंस्टेंट, कि दो वेज अगर कांटेक्ट में है तो उनकी वेलोसिटी ले लो चाहे एक्सेलरेशन ले लो, उनके वो कंपोनेंट जो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर है वो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो हमेशा कांटेक्ट में रह सकते हैं। सरफेस का रिजिड क्यों बोला गया? सरफेस को रिजिड इसलिए बोला गया कि कोई किसी को दबा ना दे। अगर v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा होगी तो v1 इसको दबा देगा, ये सरफेस को ऐसे नीचे की ओर दबा देगा। समझ में आ रही है बात? और इसके अंदर घुस जाएगी वो। अरे हाँ है ना? हाँ। तो सरफेस रिजिड होनी चाहिए, कोई किसी को दबा ना दे, और दोनों सरफेस को हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए। राइट, कांटेक्ट लिखना था यहाँ पे। उससे क्या होगा कि जो कंपोनेंट है वेलोसिटी एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर टू देयर कॉमन सरफेस रिमेंस सेम। सही बात है गलत बात? वो सेम रहे। रिमेन सेम नहीं है, component of perpendicular to their common surface will be same, will be equal, ऐसे बोल रहे हैं। रिमेन का क्या मतलब? ठीक है भाई, समझ में आ गई सभी को? वेज कंस्टेंट। Yes. आगे इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट, छापिए सभी ने। यस नो सर। सर। सर एक मिनट। हाँ हाँ छापो छापो।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। तो ये 10 मीटर पर सेकंड से वेज आगे जा रहा है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट द शोन मोमेंट। ये रोड कैन रोटेट अबाउट पॉइंट पी। द रोड कैन रोटेट अबाउट पॉइंट पी। Ball is attached to the rod. Find the velocity of ball at the shown moment. अच्छा, पहले एक बात बताओ कि जब ये आगे चलेगा तो बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब इसकी स्पीड किस डायरेक्शन में होगी, ये किस तरफ मूव करेगी, क्या आगे मूव करेगी? हाँ जी, क्या इसकी स्पीड आगे की ओर होगी? ये रोड यहाँ से हिंज है, इसके अबाउट बस रोटेट कर सकती है, मूव नहीं कर सकती रोड। बताइए। आप लोग सोच नहीं पा रहे हो क्या? सर इनिशियली इसका वेलोसिटी मतलब ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा? इस शॉन मोमेंट पे बताना है ना अपने को, शॉन मोमेंट हाँ सर। किस तरफ जाएगा? सर ऐसे नीचे की तरफ जाएगा ना? नीचे की तरफ जाने कैसे को ना। कैसे कैसे बताइए। बताइए किस तरफ जाएगा? 1 2 3 4 3। 5 ठीक की तरफ। Yes. How many of you are saying towards 3?
it would move towards 2. देखिए ये जब रोटेट करेगा, जैसे इसको जगह मिलेगी तो ये बॉल इसके साथ ऐसे मूव करेगी ना बेटा। हाँ सर। जब ये रोटेट करेगी रोड, जैसे जैसे इसको जगह मिलेगी, ये ऐसे नीचे कैसे जा सकती है? रोड को ऐसे दबा देगी क्या? जैसे ये नीचे जाएगी बॉल तो रोड तो छोटी होगी ना, फिर रोड छोटी होगी, रोड छोटी थोड़ी हो जाएगी। समझ में आ रही है तो बात? ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, यस सर। रेडियस आर कांस्टेंट रहेगी रोड की। सही बात है गलत बात? इसकी Yes, sir. स्पीड v होगी। यस सर। हम वेज कांस्टेंट पे, अब ये हमेशा कांटेक्ट में रह रही है ना, कांटेक्ट में रह रही है, तो जब तक ये इसके कांटेक्ट में है, इसकी स्पीड तो इधर है और ये एंगल 37 है, राइट। और जिस कांटेक्ट सरफेस के ये कांटेक्ट में है, उस कांटेक्ट सरफेस की स्पीड इधर है 10, हाँ या ना? और इसका कांटेक्ट सरफेस ये है, तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। तो ये v है, तो इसका ये वो कंपोनेंट component- कितना होगा? V sin 37, theta. Sin ये 30, ये 53, ये 37, ये 90 माइनस 37, तो v sin 37, हाँ या ना? Yes, sir. क्योंकि ये एंगल 37 होगा, तो ये कंपोनेंट सर v sin 37 होगा। तो ये दोनों वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाले। तो v sin 37 मस्ट बी इक्वल टू 10, राइट। तो v इंटू 3/5 मस्ट बी इक्वल टू 10। तो v की वैल्यू 50/3 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये बॉल जो है वो इधर जाएगी 50/3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है तो बात? yes. यू गॉट माय पॉइंट? तो उसमें कंस्टेंट मोशन वाला सेक्शन कर लेना, इसमें से एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट, Yes sir. ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। बाय एवरीवन। Okay sir. Bye sir. Thank you sir. Hi, sir. Thank you, sir.